प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष प्री बजाले जी, आईडीएफ के डीजी कैरोलिन एमएंड जी, यहाँ उपस्थित अन्य महानुभावी, देवी और सज्जनों, मुझे खुशी है कि आज डेयरी सेक्टर के दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और इनोवेटर्स भारत में एकजुट हुए हैं। मैं वर्ल्ड डेयरी समिट में अलग अलग देशों में, अलग देशों से आए हुए सभी महानुभावों का भारत के कोटि कोटि पशुओं की तरफ से, भारत के कोटि कोटि नागरिकों की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है, बल्कि ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। मुझे विश्वास है ये समिट आइडियाज, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज और डेयरी सेक्टर से जुड़ी परंपराओं के स्तर पर एक दूसरे की जानकारी बढ़ाने और एक दूसरे से सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। साथियों, आज का ये आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। ये भी संयोग है कि आज के इस आयोजन से भारत के 75 लाख से ज्यादा डेयरी किसान भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह की समिट के लिए और उसमें लास्ट माइल बेनिफिशियरी हमारे ऐसे ही किसान भाई बहन होते हैं। मैं वर्ल्ड डेयरी समिट में अपने किसान साथियों का भी स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, पशुधन और दूध से जुड़े व्यवसाय भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हमारी इस विरासत ने भारत के डेयरी सेक्टर को कुछ विशेषताओं से सशक्त कर दिया है। इस समिट में दूसरे देशों से जो एक्सपर्ट आए हैं, मैं उनके सामने इन विशेषताओं का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। साथियों, विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान है। भारत के डेयरी सेक्टर की पहचान मास प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन बाय मासिस की है। भारत में डेयरी सेक्टर से जुड़े अधिकांश किसानों के पास या तो एक पशु है, 2 है या 3 पशु है। इन्हीं छोटे किसानों के परिश्रम और उनके पशुधन की वजह से आज भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। आज भारत के 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों को ये सेक्टर
रोजगार मुहैया कराता है। भारत के डेयरी सेक्टर की यूनिकनेस आपको अन्य जगह पर शायद ही कभी कहीं मिल जाए। आज वर्ल्ड डेयरी समिट में इसका जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि विश्व के अनेक गरीब देशों के किसानों के लिए ये एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल बन सकता है। साथियों, भारत के डेयरी सेक्टर की इस खासियत को एक और यूनिकनेस से जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। हमारे डेयरी सेक्टर की दूसरी विशेषता है भारत का डेयरी कोऑपरेटिव सिस्टम। आज भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। ये डेयरी कोऑपरेटिव्स देश के 2 लाख से ज्यादा गांवों में करीब करीब 2 करोड़ किसानों से दिन में 2 बार दूध जमा करती है और उसे ग्राहकों तक पहुंचाती है। इस पूरी प्रक्रिया में बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं होता और ग्राहकों से जो पैसा मिलता है उसका 70% से ज्यादा सीधा किसानों के जेब में ही जाता है। इतना ही नहीं, अगर मैं गुजरात राज्य की बात करूं तो ये सारे पैसे सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाते हैं। पूरे विश्व में इतना ज्यादा रेशियो किसी और देश में नहीं है। अब तो भारत में हो रही डिजिटल क्रांति की वजह से डेयरी सेक्टर में ज्यादातर लेन देन बहुत तेजी गति से होने लगी है। मैं समझता हूं भारत की डेयरी कोऑपरेटिव्स की स्टडी, उनके बारे में जानकारी, डेयरी सेक्टर में डेवलप किया गया डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया के बहुत से देशों के किसानों के बहुत काम आ सकता है। इसलिए भारत के डेयरी सेक्टर की एक और बड़ी ताकत है, एक और यूनिकनेस है हमारी इंडिजिनस स्पीशीज। भारत के पास गायों की, भैंसों की जो स्थानीय ब्रीड है वो कठिन से कठिन मौसम में भी सरवाइव करने के लिए जानी जाती है। मैं आपको गुजरात की बन्नी भैंस का उदाहरण देना चाहूंगा। ये बन्नी भैंस कच्छ के रेगिस्तान और वहां की परिस्थितियों से ऐसी घुल मिल गई है कि देखकर कई बार हैरानी होती है। दिन में बहुत ही भयंकर धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, कड़क धूप होती है। इसलिए ये बन्नी भैंस रात के कम तापमान में घास चरने के लिए निकलती है। विदेश से आए हमारे साथी ये जानकर के भी चौंक जाएंगे कि उस समय बन्नी भैंस के साथ कोई उसका पालक, उसका किसान उसके साथ नहीं होता है। वो गांव के पास बने चारगांव में खुद ही जाती है। रेगिस्तान में पानी कम होता है, इसलिए बहुत कम पानी में भी बन्नी भैंस का काम चल जाता है। बन्नी भैंस रात में 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर जाकर घास चरने के बाद भी सुबह अपने आप खुद घर चली आती है। ऐसा बहुत कम सुनने में आता है कि किसी की बन्नी भैंस खो गई हो
या गलत घर में चली गई हो। मैंने आपको सिर्फ बन्नी भैंस का ही उदाहरण दिया है, लेकिन भारत में मुर्रा, मेसाना, जाफराबादी, नीली रवि, पंढरपुरी जैसी अनेक जात नस्लें भैंस की आज भी अपने अपने तरीके से विकसित हो रही है। इसी तरह गाय हो, उसमें गीर गाय, सहीवाल, राठी, कांकरेज, थारपारकर, हरियाणा, ऐसी कितनी गाय की नस्लें हैं जो भारत के डेयरी सेक्टर को यूनिक बनाती है। भारतीय नस्ल के ये ज्यादातर पशु क्लाइमेट कंफर्टेबल भी होते हैं और उतने ही एडजस्टिंग भी। साथियों, अभी तक मैंने आपको भारत के डेयरी सेक्टर की 3 यूनिकनेस बताई है जो इसकी पहचान है। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। लेकिन भारत के डेयरी सेक्टर की एक चौथी यूनिकनेस भी है जिसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाती, जिसको उतना रिकग्निशन नहीं मिल पाता। विदेश से आए हमारे मेहमान संभवतः ये जानकर के हैरान हो जाएंगे कि भारत के डेयरी सेक्टर में विमेन पावर 70% वर्कफोर्स का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार विमेन्स हैं, महिलाएं हैं। इतना ही नहीं, भारत के डेयरी कोऑपरेटिव्स में भी 1/3 से ज्यादा सदस्य महिलाएं ही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, भारत में जो डेयरी सेक्टर 8.5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसकी वैल्यू धान और गेहूं के कुल प्रोडक्शन से भी ज्यादा है, उसकी ड्राइविंग फोर्स भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बेटियां हैं। मैं वर्ल्ड डेयरी समिट से जुड़ी सभी महानुभावों से भारत की नारी शक्ति की इस भूमिका को रिकॉग्नाइज करने, इसे विभिन्न वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स पर ले जाने का भी मैं आग्रह करूंगा। साथियों, 2014 के बाद से हमारी सरकार ने भारत के डेयरी सेक्टर के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है। आज इसका परिणाम मिल्क प्रोडक्शन से लेकर किसानों की बड़ी आय में भी नजर आ रहा है। 2014 में भारत में 146 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था। अब ये बढ़कर 210 मिलियन टन तक पहुंच गया है, यानी करीब करीब 44% की वृद्धि। आज पूरे विश्व में मिल्क प्रोडक्शन 2% की रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि भारत में इसकी रफ्तार 6% से भी ज्यादा है। भारत में दूध की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पूरे विश्व के औसत से कहीं ज्यादा है। बीते 3-4 वर्षों में ही भारत के छोटे किसानों ने बैंक खातों में हमारी सरकार ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसका बहुत बड़ा हिस्सा डेयरी सेक्टर से जुड़े किसानों के खातों में भी आया है। साथियों, आज हमारा फोकस देश में एक संतुलित डेयरी इकोसिस्टम के निर्माण पर है। एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें हमारा ध्यान
दूध और उससे जुड़े उत्पादों की क्वालिटी पर तो है ही, बल्कि दूसरी चुनौतियों के समाधान पर भी है। किसान को अतिरिक्त आय, गरीब का सशक्तिकरण, स्वच्छता, केमिकल फ्री खेती, क्लीन एनर्जी और पशुओं की केयर, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। यानी हम डेयरी सेक्टर को, पशुपालन को भारत के गांवों में ग्रीन और सस्टेनेबल ग्रोथ का बहुत बड़ा माध्यम बना रहे हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोवर्धन योजना, डेयरी सेक्टर का डिजिटाइजेशन और पशुओं का यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, इसी दिशा में हो रहे प्रयास है। इतना ही नहीं, भारत ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने का जो अभियान चलाया है, वह एनवायरमेंट की दृष्टि से तो महत्व का है ही, लेकिन जो भी जीव दया में विश्वास करते हैं, जो पशुधन में उसके कल्याण में विश्वास करते हैं, उनको मालूम है कि प्लास्टिक पशुओं के लिए कितना खतरनाक बनता जा रहा है, गाय और भैंस के लिए कितना खतरनाक बनता जा रहा है। उस सिंगल यूज प्लास्टिक को भी बंद करने का, खत्म करने का हमने बहुत लगातार प्रयास आरंभ किया है। साथियों, भारत के डेयरी सेक्टर का जितना बड़ा स्केल है, उसे साइंस के साथ जोड़कर और विस्तार दिया जा रहा है। भारत डेयरी पशुओं का सबसे बड़ा डेटाबेस तैयार कर रहा है। डेयरी सेक्टर से जुड़े हर पशु की टैगिंग हो रही है। आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से हम पशुओं की बायोमेट्रिक पहचान कर रहे हैं। हमने इसे नाम दिया है पशु आधार। पशु आधार के जरिए पशुओं की डिजिटल आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, जिससे उनकी सेहत पर नजर रखने के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े मार्केट को विस्तार देने में मदद मिलेगी। साथियों, आज भारत का बहुत बड़ा फोकस पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमशीलता को, एंटरप्राइज को बढ़ावा देने पर भी है। डेयरी सेक्टर से जुड़े छोटे किसानों की ताकत को हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से एकजुट कर रहे हैं। इनको बड़ी मार्केट फोर्स बना रहे हैं। अपने युवा टैलेंट का उपयोग हम एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स में स्टार्टअप्स के निर्माण में भी कर रहे हैं। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि भारत में बीते 5-6 साल में एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में 1000 से अधिक स्टार्टअप्स बने हैं। साथियों, भारत किस तरह अनोखे प्रयास कर रहा है, उसका एक उदाहरण गोवर्धन योजना भी है। अभी हमारे रूपाला जी ने गोबर का इकोनॉमी में बढ़ता महत्व का वर्णन किया था। आज भारत में पशुओं के गोबर से बायोगैस और बायो सीएनजी बनाने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। हमारी कोशिश है कि डेयरी प्लांट्स अपनी जरूरत की अधिकतर बिजली गोबर से ही पूरी करें। इससे किसानों को गोबर का भी पैसा मिलने का रास्ता बन रहा है। इस प्रक्रिया में जो ऑर्गेनिक खाद बनती है, उससे किसानों को खेती के लिए एक सस्ता माध्यम मिल जाएगा। इससे खेती की लागत भी कम होगी और मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी। भारत में आज नेचुरल खेती पर, नेचुरल फार्मिंग पर भी अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है, जिसमें पशुओं की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं कि खेती में मोनोकल्चर ही समाधान नहीं है, बल्कि विविधता बहुत आवश्यकता है।
ये पशुपालन पर भी लागू होता है। इसलिए आज भारत में देसी नस्लों और हाइब्रिड नस्लों दोनों पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान की आशंकाओं को भी कम किया जा सकेगा। साथियों, एक और बड़ा संकट पशुओं को होने वाली बीमारियों का है। पशु जब बीमार होता है तो एक किसान के जीवन को प्रभावित करता है, उसकी आय को प्रभावित करता है। ये पशुओं की क्षमता, उसके दूध और इससे जुड़े दूसरे उत्पादों की क्वालिटी पर भी असर डालता है। इसलिए भारत में हम पशुओं के यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पर भी बल दे रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक हम 100% पशुओं को फूट एंड माउथ डिसीज और ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन लगाएंगे। हम इस दशक के अंत तक इन बीमारियों से पूरी तरह से मुक्ति का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। साथियों, आज आपके बीच चर्चा करते हुए मैं डेयरी सेक्टर के सामने आई सबसे ताजा चुनौती का भी जिक्र करूंगा। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, पशुओं का वैक्सीनेशन हो या फिर दूसरी टेक्नोलॉजी, भारत पूरी दुनिया के डेयरी सेक्टर में कंट्रीब्यूट करने के लिए और सभी साथी देशों से सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहा है। भारत ने अपने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर भी बहुत तेजी से काम किया है। आज भारत लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए एक ऐसे डिजिटल सिस्टम पर काम कर रहा है जो इस सेक्टर की एंड टू एंड एक्टिविटीज को कैप्चर करेगा। इससे इस सेक्टर में सुधार के लिए जरूरी सटीक जानकारी मिल पाएगी। ऐसी ही अनेक टेक्नोलॉजी को लेकर जो काम दुनिया भर में हो रहे हैं उसको ये समिट अपने सामने रखेगी। इससे जुड़ी एक्सपर्टाइज को हम कैसे शेयर कर सकते हैं, इसके रास्ते सुझाएगी। मैं डेयरी इंडस्ट्री के ग्लोबल लीडर्स को भारत में डेयरी सेक्टर को सशक्त करने के अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की भी उनके बेहतरीन काम और योगदान के लिए प्रशंसा करता हूं। आप सभी का, जो विदेश से आए हुए मेहमान का, मैं फिर से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और मैं एक लंबे अरसे के बाद, करीब 5 दशक के बाद भारत को आप सबका स्वागत करने का मौका मिला, आप सबके साथ विचार विमर्श करने का अवसर मिला और यहां से जो मंथन से अमृत निकलेगा, इस हमारे अमृत काल में देश के ग्रामीण जीवन के अर्थतंत्र को विकसित करने में, देश के पशुधन के सामर्थ्य को और मजबूत बनाने में और देश के गरीब से गरीब के सशक्तिकरण में भी बहुत बड़ा योगदान देगा। इसी अपेक्षा और आशा के साथ आप सबका बहुत आज की पत्रकार वार्ता में साथियों का स्वागत और धन्यवाद। संवैधानिक रूप में दिल्ली सरकार के पास 3 सब्जेक्ट मैटर संविधान ने नहीं दिया। वो है लैंड, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर। एक नोटिफिकेशन के माध्यम से सर्विसेज डिपार्टमेंट छीन लिया था, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में
मैटर लगा हुआ है, वेट कर रहा है जजमेंट के लिए। अब इन 3 मुद्दों पे जो डीडीए है, लैंड के रूप में डीडीए, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, इस पे एक व्यक्ति का एकाधिकार है, उनका नाम है एलजी। दिल्ली के अंदर जमीनों का जितना मसला है सब एलजी साहब के अंतर्गत आता है। डीडीए में भ्रष्टाचार हो, उसका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एलजी साहब का बनता है। पुलिस में भ्रष्टाचार हो, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एलजी साहब का बनता है। आज मैं डीडीए में एक बड़ा भ्रष्टाचार संज्ञान में आया है। किस प्रकार से ये भ्रष्टाचार हो रहा है, किस प्रकार से जनता दिल्ली की ठगी जा रही है, इसको आज मैं आपके जरिए पूरे दिल्ली को और देश को बताना चाहता हूं। 2019 में चूंकि दिल्ली में पिछले 9 साल से जो केजरीवाल जी ने गुड गवर्नेंस का एक मॉडल पेश किया है, उसके बाद लाख चाहने के बाद भी भाजपा इस मॉडल को हरा नहीं पा रही। 2020 के चुनाव के पहले आपको याद होगा, चूंकि दिल्ली में जितने भी अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं वहां पे 50 लाख से 60 लाख तक की संख्या है लोगों की। जितनी सुविधाएं केजरीवाल जी ने वहां पे दी, अरबों खरबों खर्च करके सड़कें बनाई, गलियां बनाई, स्ट्रीट लाइट्स बनाए, हर तरह की चीज दिए जो कि पहले उनको नहीं दिया गया था। तो एक कंपटीशन सा माननीय मोदी जी ने करने की ठानी और आनंद फानन में 2019 में ये डिक्लेयर किया कि जी हम 1731 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में प्रॉपर्टी को रेगुलराइज कर देंगे और सबको रजिस्ट्री करा के देंगे। 50 लाख लोगों को हम घर देंगे। बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे पूरी दिल्ली में, माननीय मोदी जी का फोटो साथ में लग के कि हम देंगे सबको रजिस्ट्री, सबको देंगे मालिकाना हक। पहली बार। अब आज स्थिति 3 साल बाद क्या है उसको आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मतलब मैं माननीय जी साहब से कहना चाहता हूं कि आप उल जलूल कामों में लगे हुए हो। जो काम आपको करना चाहिए था उसमें तनिक भी आप ना तो दिखते हो करते हुए, ना इंटरेस्ट ले रहे हो या कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ले रहे हैं। 50-60 लाख लोगों के जो कि 1731 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में हैं, करीब 8 लाख घर मान लीजिए। अब स्कैम क्या चल रहा है वहां, चूंकि सरकारी आदेश से, ये जो किताब मेरे पास है, ये किताब है, ये पीएम उदय की किताब है, प्रधानमंत्री अनाधिकृत कॉलोनी दिल्ली आवास अधिकार योजना, पीएम अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन दिल्ली आवास अधिकार योजना। इसकी क्या सच्चाई, कितना बड़ा करप्शन है ये, कितना बड़ा झोल है ये, दिल्ली वालों को कैसे ठगा जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। तो अब जो लोग इसके अनुसार रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो सरकारी रूप में एक रेट लिस्ट दे दिया है कि जी अगर लेस देन 100 स्क्वायर मीटर होगा तो 800 रुपया कॉस्ट लगेगा,
मोर देन 100 स्क्वायर मीटर बट लेस देन 250 स्क्वायर मीटर होगा तो 1000 रुपया लगेगा, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 250 स्क्वायर मीटर होगा तो 2500 लगेगा। अब मेरे पास ये स्लिप है, उसमें से एक व्यक्ति जिसने कि यहां लिखा है 41 स्क्वायर मीटर, उसे कॉस्ट बताया है 2500 प्लस जीएसटी और एसजीएसटी लगा करके 2950 रुपया। इसका लगना चाहिए था 800 रुपया, तो 800 रुपये की जगह लग गया कितना, 3000 रुपया। तो एक स्कैम तो यह है कि जहां 800 रुपया लगना चाहिए था वहां लग रहा है 3000 रुपया। और उससे बड़ा स्कैम क्या है, किसी भी व्यक्ति का 3000 देकर के भी नहीं हो रहा, उस व्यक्ति को मिनिमम, और बड़े मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मिनिमम 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा डीडीए मांग रहा है। और उसका प्रूफ आप लोगों ने खुद देखा होगा, पिछले दिनों इनके 2 फैसिलिटी सेंटर हैं, एक हैं जो कि लक्ष्मी नगर में, जहां से पंकज कुमार जो एडी थे, असिस्टेंट डायरेक्टर डीडीए, उनको सीबीआई ने अरेस्ट किया ओपनली ब्राइब लेते हुए। उसी प्रकार से मुनीरका मनी प्रोसेसिंग सेंटर है, अविनाश डागर असिस्टेंट डायरेक्टर डीडीए, जिनको सस्पेंड किया ब्राइब लेते हुए। मैंने डीडीए से जानकारी मांगी कि भाई ये बताओ अभी तक कितने को रजिस्ट्री पेपर दिया है आपने, तो डीडीए ने मुझे ऑन रिकॉर्ड कहा है कि 15,000 को दिया है। मतलब समझिए कि 8 लाख घरों में सिर्फ 15,000 को 3 साल में दिया है, मतलब 5,000 घर 1 साल में। इसका मतलब 8 लाख घर कब होगा, 160 साल में। तो 160 साल में ये रजिस्ट्री करके देंगे। यह है माननीय मोदी जी की विशाल योजना। तो दिल्ली के लोगों को मूर्ख बनाने का काम, धोखा देने का काम और दोनों हाथों से लूटने का काम भाजपा कर रही है। और इसका सीधा सीधा दायित्व माननीय एलजी साहब विनय कुमार सक्सेना जी को जाता है। तो 1 लाख रुपया 15,000 लोगों से मिनिमम, 2 मैंने बताया आपको, 2 नाम बताया बकायदा जिसको अरेस्ट किया गया करप्शन में। आप 15,000 में से कॉल करवा लीजिए, कुछ नहीं तो आपको 14,990 लोग मिलेंगे जो कि बताएंगे कि उनसे 1 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपया तक ब्राइब लिया गया है। सो इतने बड़े कांड का तो कम मान लीजिए 15,000 को 1 लाख कर लें तो ये 150 करोड़ बनता है, बट मोटा मोटी ये 10 लाख तक के भी फिगर जाता है। और अगर 8 लाख करेंगे तो कितना फिगर जाएगा, 8 लाख करोड़। तो ये जो इतना मोटा भ्रष्टाचार, और उसके ऊपर भी 160 साल का स्कीम है प्रधानमंत्री का, 160 साल में रजिस्ट्री दे पाएंगे दिल्ली वालों को। मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूं, आप डीडीए के चेयरमैन हैं, क्या इतने बड़े भ्रष्टाचार का दायित्व आपके ऊपर नहीं जाता है? एज हेड ऑफ डीडीए क्या आपको इसका दायित्व लेकर के रिजाइन नहीं करना चाहिए? क्या इसकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इसमें जो मनी ट्रेल है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड नहीं होनी चाहिए? ये सारे सवालों का जवाब एलजी साहब को देना बनता है। एक तरफ एलजी साहब ऐसे ऐसे मसलों को सीबीआई के सामने भेज रहे हैं जो कभी हुआ ही नहीं। कहते डीटीसी में घोटाला हो गया, जब टेंडर तक नहीं हुआ तो घोटाला कहां से हो गया? और यहां मैं प्रूफ दे रहा हूं आपको, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। एलजी साहब कहेंगे तो मैं सब भेज दूंगा। सीबीआई चाहे तो मुझसे ले ले, ईडी चाहे तो मुझसे ले ले। और इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मैं कह रहा हूं
कि 150 करोड़ तो मुझे दिख रहा है, लेकिन 8 लाख घर और ईच हाउस गिविंग ब्राइब ऑफ एटलीस्ट 1 लाख, तो देखिए कितना बड़ा घोटाला है ये। और जो मैंने बताया कि 3 साल में 15,000 रजिस्ट्री किया है इन्होंने, तो 5,000 घर एक साल में, तो इस प्रकार से 160 साल लगेगा दिल्ली वासियों को रजिस्ट्री देने में। पिछले दिनों में एज ए मेंबर डीडीए जब मैं हल्ला गुल्ला मचाया कि कई सारे भाजपा के नेता, जैसा एलिगेशन है एजेंसियां जांच करे, जिन्होंने पीएम उदय के नाम पे सरकारी जमीनों को हड़पना शुरू किया, सरकारी जमीनों को झूठा रजिस्ट्री करा करके, एप्लीकेशन फाइल करके अपने नाम रजिस्ट्री कराने का प्रयत्न किया। जब मैंने इस मुद्दे को उठाया तो डीडीए संज्ञान में लेकर के उन्होंने अब जाकर के सरकारी जमीनों पे जो रजिस्ट्री हुई है उसको कैंसिल करना शुरू किया है। तो तीन मुद्दे हैं, दिल्ली वासियों को ठगने का, बेवकूफ बनाने का 160 साल की स्कीम, हर रजिस्ट्रेशन के ऊपर मिनिमम 1 लाख रुपए का ब्राइब, और सरकारी जमीन की लूट चल रही है पीएम उदय के नाम पे। इन तीनों मुद्दे की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, ईडी से होनी चाहिए, मनी ट्रेल पता करना चाहिए कहां गया, और एलजी साहब चेयरमैन होने के नाते इन सारे सवालों का जवाब दें। ये आज आपके सामने, आपके समक्ष और आपके जरिए देश और दिल्ली को बताना चाह रहा था। 14 तारीख को अथॉरिटी मीटिंग है डीडीए की, उसमें सारे मुद्दों को उठाऊंगा और एलजी साहब से सीधा फेस टू फेस जवाब मांगूंगा। धन्यवाद। एनी क्वेश्चन? देखिए, जिस प्रकार से एजुकेशन में रेवोल्यूशन हमारे यहां हुआ है दिल्ली में केजरीवाल जी के नेतृत्व में, हमने ये बार बार कहा। अभी कल कोई दिखा रहा था किस प्रकार से एक टीचर ने उत्तर प्रदेश में आत्महत्या कर ली। अरविंद जी ने भी कहा, हमने बार बार इसको हर मन से रिपीट किया कि दिल्ली का जो एक्सपीरियंस है एजुकेशन का, इसको अगर माननीय मोदी जी तनिक भी देश से प्यार करते तो इसको एक पूरे देश व्यापी करवाते कि भाई फलाना शिक्षा मंत्री है, इससे ये सीखो स्कूलें कैसे ठीक की जाती हैं। 15 साल से भाजपा एमसीडी में है। एमसीडी के स्कूल में ना तो बच्चों को पानी पीने के लिए है, ना बिल्डिंग है, ना छत है, और ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहां की दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा के विद्यार्थी एक ही क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। इससे बड़ा विश्वासघात क्या होगा भारत माता के साथ? तो बहुत दुख होता है जब इस प्रकार की चीजें होती है। लेकिन जब भी एमसीडी हमारे हाथ में आएगी, जब भी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, अगर ये चुनाव कराएं तो एमसीडी के स्कूल ठीक किए जाएंगे।